What's up everyone? Welcome back to our beautiful such channel. For more related and important videos, please subscribe the channel, click the bell icon and share, comment and like the videos. Let's begin. यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। और गाइस, आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स के अंदर लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ अ नॉन लीनियर फंक्शन। गाइस, जैसे कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट स्टडी कर रहे हैं। और इससे पहले की क्लास में गाइस हम लोग कुछ पार्शियल डेरिवेटिव्स के बेसिस पर न्यूमेरिकल्स भी करे थे। ठीक है गाइस, आज की क्लास भी गाइस गाइस इधर पार्शियल डेरिवेटिव्स पर ही बेस्ड है। ठीक है, अब क्या है, कुछ चीज़ें नई नई इंट्रोड्यूस होती जाएंगी यहाँ पर, जिससे जैसे कि सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन जो इंट्रोड्यूस हो रही है सामने, दैट इज इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट प्लेन। ठीक है गाइस, एक बार मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। देखो, जैसे कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा मोर देन वन वेरिएबल कंसेप्ट चल रहा है, तो ये टू वेरिएबल भी हो जाएगा, थ्री वेरिएबल भी होगा, nth वेरिएबल भी होगा। ठीक है, जब हम लोग गाइस वन वेरिएबल की बात करते थे तो वो कुछ इस तरीके से होता था, एफ एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन, यानी ठीक है एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई या फिर वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स। तो यहाँ पे कोई भी अगर डायग्राम की बात करते थे तो गाइस वो टू डायमेंशनल बनता था। ध्यान रखना, वन वेरिएबल के फंक्शन में हमारा डायग्राम टू डायमेंशनल बनेगा। लेकिन जहां हम लोग बात करते हैं टू वेरिएबल्स, अब टू वेरिएबल्स, अब आप बोलोगे सर टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है? तो बेटा, हम लोग लास्ट क्लास के अंदर बात भी डिस्कस कर चुके हैं। टू वेरिएबल का मतलब z इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x एंड y, यानी हम लोग इन वेरिएबल्स की क्वांटिटी के बेसिस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे 3D डायग्राम बनेगा। अब हम लोग गाइस इससे पहले की क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं 3D 2D डायग्राम्स के बारे में। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने लेवल कर्व्स के बारे में भी डिस्कशन किया था। तो गाइस हम लोग यहाँ पर सरफेस की बात करेंगे। ध्यान रखना, 3D कर्व बनाना थोड़ा भी हमारे लिए डिफिकल्ट है थोड़ा सा। तो गाइस हम लोग यहाँ पे सरफेस की बात करेंगे। तो बहुत बार लिखते हुए मैं ये टर्म जरूर लिखूंगा सरफेस। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस एट दैट पॉइंट, टू द सरफेस at that point, to the surface at that point। ठीक है, जरा इसकी भी बात समझेगा आप लोग। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस एट दैट पॉइंट। सरफेस का मतलब ये है जो 3D डायग्राम है उसका हमने एक लेवल कर्व उठा लिया, या फिर उसका एक हमने सरफेस की बात कर रहे हैं। अब जस्ट ऐसा समझना, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनानी है यहाँ पर। तो हम ये मान के चलते हैं, लेट सपोज वी हैव अ फंक्शन z इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है और हमारे पास जो पॉइंट है वो पॉइंट है x1 y1 और z1। हमारे पास जो बड़ा फंक्शन है वो क्या है, x1 y1 z1। तो हमारे पास जो है इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो मैंने लिखी ऊपर। तो गाइस वो कैसी बन जाएगी, वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, दैट इज z माइनस का z1 इज इक्वल्स टू x माइनस का x1 इंटू डेल z अब विद रिस्पेक्ट टू डेल x1 प्लस y माइनस का y1 डेल z विद रिस्पेक्ट टू डेल y1। अब आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये डेरिवेटिव है लेकिन ये पार्शियल डेरिवेटिव है। मतलब हमने अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है x की रिस्पेक्ट में। ठीक है, x की रिस्पेक्ट में किया। देखो सबसे पहले हमने इसको, मैं यहाँ से एक काम और करता हूँ, यहाँ से एक चीज़, एक मिनट गाइस, इसको मैं कट कर देता हूँ, दोबारा से लिख देता हूँ इस चीज़ को, दिस इज x, दिस इज y ओनली, नॉट x1 y1। ठीक है गाइस, वो बात की बात है, जब हमें वैल्यूज चाहिए होंगी तो हम इस यहाँ इधर पुट कर देंगे। लेकिन गाइस दिस इज डेल z बाय डेल x एंड ये डेल z बाय डेल y, यानी हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है पहले x के रिस्पेक्ट में और फिर y के रिस्पेक्ट में। ठीक है गाइस, इसी चीज को हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। सो गाइस दिस इज द इक्वेशन, गॉट इट? होप सो गाइस आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं गाइस एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर आपसे पूछा जाता है कि इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट प्लेन बताओ, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस एट दैट पॉइंट, तो ध्यान रखना वो लोग आपसे टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। टू वेरिएबल्स का मतलब थ्री डायमेंशनल थ्योरी। ठीक है, यानी एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल्स होंगे। ठीक है बेटा,
और उस हिसाब से गाइस हम लोगों को ये इक्वेशन डिराइव करनी होगी, z माइनस का z1 इज इक्वल्स टू x माइनस का x1 इंटू डेल z बाय डेल एक्स प्लस y माइनस का y1 इंटू डेल z बाय डेल y। गॉट इट? ओके गाइस, तो गाइस ये हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत डिटेल इसमें कुछ भी नहीं, ये बस इतना सा था। अब हम एक काम करते गाइस, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड, कुछ क्वेश्चंस को देख लेते गाइस। तो क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर फाइंड the linear approximation find the linear approximation to the function z is equals to x माइनस का y अपॉन में x प्लस का y when x कॉमा y इक्वल्स टू 1,1। ठीक है, मतलब जो हम कहते हैं ना मतलब पॉइंट पर निकालो, किसी पॉइंट पर एट दैट पॉइंट। तो गाइस हम लोगों ने वहाँ पे x1 y1 z1 की बात की थी, लेकिन इन्होंने हमें x और y की वैल्यू दी है, x1 और y1 दिया है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ से z निकाल सकते हो, दैट इज ये था वैल्यू z की, x माइनस वाई अपॉन में x प्लस का y, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो ये वाली, सो दिस इज बेसिकली 0/2, दैट इज 0। ठीक है, तो इनडायरेक्टली गाइज हमारे पास में z1 भी आ गया। ये गाइज क्वेश्चन में आपको ये सब चीज़ें हेल्प करेंगी। ठीक है, तो गाइज बेसिकली हम लोगों को यहाँ से सॉल्व करनी है, फाइंड द लीनियर अप्रोक्सीमेशन, गाइज इक्वेशन ही निकालनी है, डोंट वरी। जब भी हमसे बोला जाए लीनियर अप्रोक्सीमेशन तो दो बेटा ध्यान रखना, वो हमसे इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट की बात कर रहे हैं। मैं लिख देता हूँ बेटा, लीनियर अप्रोक्सीमेशन का मतलब ही होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, एम्प्लाइज गॉट इट, बेटर गॉट इट। तो गैस हमें वैल्यू चाहिए, तो जैसे कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है z माइनस का z1 इज इक्वल्स टू x माइनस का x1 इंटू डेल z बाय डेल x प्लस y माइनस का y1 इंटू डेल z बाय डेल y। गॉट इट? एंड एज यू नो x1 हमारे पास 1 है, y1 हमारे पास 1 है, एंड z1 मैंने अभी सॉल्व कर लिया, दैट इज 0। क्लियर गाइस? ये जस्ट मैंने ये वैल्यू यहाँ पे सॉल्व कर ली है, वो 0 आएगी। क्लियर? नाउ गाइस एक काम करते हैं, सबसे पहले गाइस हम लोगों थोड़ी सी वैल्यूज डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है दिस इज x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए गाइस ये वाली वैल्यू। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ, डेल z बाय डेल x। ठीक है, तो मुझे बताओ बेटा क्या आएगी वैल्यू यहाँ से। जस्ट गाइस देखो, मैं आपको एक बात पहले भी बता चुका हूँ, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव सीखा था। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसके अलावा दूसरे वेरिएबल गाइस कांस्टेंट रहेंगे। अब कांस्टेंट का मतलब ये हो जाता है कि अगर वो प्लस माइनस में है तो वो 0 हो जाएगा, और गाइस वो अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में तो वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये x प्लस का y का होल स्क्वायर वैल्यू आ गई। ठीक है, एंड फिर हमने यहाँ पे x प्लस का y ऐसे लिखा, और फिर हमने डिफरेंशिएट किया, तो ये x का 1 हो गया एंड y का 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का ये x माइनस का y, सिमिलरली x का 1 हो गया, y का 0 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, दैट इज x प्लस का y माइनस का x माइनस का y अपॉन में x प्लस का y का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज x प्लस का y माइनस का x प्लस का y अपॉन में x प्लस y का होल स्क्वायर। यहाँ से मैंने माइनस से इसको कट किया, तो यहाँ पे क्या बेटा हमारा 2y अपॉन में x प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है, सो गाइस दिस इज डेल z बाय डेल x। लेकिन गाइस जैसे कि आपको पता होगा, मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में लिखते हुए x1 लिखा था, मतलब फिर मैंने हटा दिया। देखो फर्क इसका मीनिंग किया था, हमें पहले इसको डिफरेंशिएट करना है x और y के रिस्पेक्ट में, जैसे कि मैंने फिलहाल x के रिस्पेक्ट में किया है, एंड उसके बाद मुझे वो पॉइंट की वैल्यू भी पुट कर देनी है जिस पॉइंट पे मुझे इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट निकालनी है। ठीक है, तो देखो समझना, डेल z बाय डेल x, हम यहाँ पे x1 नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं एट x इज इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू 1 इसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि देखो बेसिकली डेल z बाय डेल x ये दोबारा से फंक्शन एक्स वाई का बन गया, तो हमने वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ बना आपका 2
अपॉन में 1 प्लस दैट इज 2 2 टू द 4, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा दैट इज 1/2। ठीक है, 1/2। क्लियर नाउ। सिमिलरली गाइज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस वैल्यू को, डेल z बाय डेल y। एंड गाइज अब तो मेरे ख्याल से आपको शायद पता भी लग गया होगा कैसे सॉल्व करना है इन सब चीज़ों को। ये देख लेते हैं एक बार, दैट इज x प्लस का y होल स्क्वायर, x प्लस का y। अब देखो x कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा एंड y का -1 हो जाएगा। ठीक है, एंड ऐसी x माइनस वाई ये 1 हो गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा हमने इसको, दैट इज माइनस का x माइनस का y माइनस का x प्लस का y अपॉन में x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ से कैंसिल आउट, ये बनेगा माइनस का 2x अपॉन में x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, तो यहाँ से मुझे मिलेगा माइनस का 2 अपॉन में 4, दैट इज माइनस का हाफ। गॉट इट, बेटर गॉट इट। तो गैस मुझे यहाँ से एक आंसर मिल गया। अब गैस फाइनली मैं अपनी वैल्यू निकाल लेता हूँ, z माइनस का z1 इज इक्वल्स टू x माइनस का x1 इंटू डेल z बाय डेल x1, y माइनस का y1 इंटू डेल z बाय डेल वाई। गाइज मैं यहाँ से गलती बार बार x1 y1 लिख देता हूँ, पर आपको x5 लिखना है क्योंकि गाइज हम लोग ये वैल्यू निकाल चुके हैं। 0 हो गई ये वैल्यू यहाँ पर, x माइनस का x1 इज 1 और ये है हाफ, y माइनस का y माइनस का 1 एंड ये है माइनस का हाफ। ठीक है, तो z इज इक्वल्स टू x बाई 2 माइनस हाफ एंड माइनस y बाई 2 माइनस प्लस हाफ। ठीक है, कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या बचा, x माइनस वाई बाय 2। ठीक है, तो गाइस दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x y z दैट इज 1,1,0। गॉट इट। तो गाइस दिस इज एक्स वाई प्लेन। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से। तो गाइस ये हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया है डिस्कस आपके साथ में। ठीक है, अब गाइज इसमें कंसेप्ट तो आप समझ गए हो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, वैसे मुझे लगता है कि आप कर लोगे, बहुत बेसिक सी बात है गाइज। ठीक है, जैसे जैसे एग्जांपल एक क्वेश्चन और मान लो, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, एंड जो पॉइंट दे रखे हैं एक्स वाई, यहाँ पे एक्स दे रखा है 1 एंड वाई दे रखा है 2। तो ये देखो ऑटोमेटिकली z क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान रखना z वो देंगे नहीं, बट आपको z खुद निकालना है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 5। तो ऑटोमेटिकली z क्या हो गया आपका 5 एंड x 1 है एंड y आपके पास में 2 है। गॉट इट। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी अपने माइंड में रखिएगा, इजी सी बात है गाइज। कहते हैं जी लीनियर अप्रोक्सीमेशन निकालो, मुझे बताओ गाइज कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, बहुत आसान है। z माइनस का z1 इज इक्वल्स टू x माइनस का x1 डेल z बाय डेल x प्लस y माइनस का y1 डेल z बाय डेल y। क्लियर। तो गाइज ये आप सॉल्व कर सकते हो, मुझे लगता है गाइज आप इसको सॉल्व कर लोगे मेरे हिसाब से। ठीक है, मान लो क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूँ, यहाँ पर कितने भी क्वेश्चन आप चाहो तो आप यहाँ पर रख सकते हो साथ में गाइज। दैट इज थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी अगर हम लोग ले आते हैं, थोड़ा सा बड़ा, दैट इज z इज इक्वल्स टू एंड x प्लस x e टू द पावर y प्लस y e टू द पावर x। ठीक है, और मान लो x y की वैल्यू दे रखी है 1 1, नहीं 1 1 नहीं रखते हम लोग यहाँ पे। अच्छा ठीक है, कोई बुरी बात भी नहीं, 1 1 रख लेते गाइस। ठीक है, कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, आपका पास आंसर ई की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है बेटा, अदरवाइज क्योंकि अगर हम लोग 0 0 रखते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो गाइस आसान सी बात है, क्या करना है जी, आपको z निकाल लो यहाँ से, बस फर्क इतना सा होगा, z का जो आउटकम होगा वो अलग थोड़ा सा लेवल का होगा, यानी 1 प्लस 1 ई टू द पावर 1 एंड 1 प्लस ई टू द पावर 1, इसका मतलब हो गया दैट इज 1 प्लस 2e। बस ये फर्क आ गया। तो जब हम बोलेंगे z माइनस का z1, हम जब बोलेंगे z माइनस का z1 इज इक्वल टू x माइनस का x1 डेल z बाय डेल x एंड
वाई माइनस का वाई वन डेल जेड बाय डेल वाई, समझ रहे हो इस बात को। तो ये तो हमें यहाँ पे z की वैल्यू पुट कर देनी है, दिस इज z1, गॉट इट। एंड आफ्टर दैट जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो गाइस हमें फिर ये वाली वैल्यूज पुट कर देनी है x की और y की। x यहाँ पे 1 दे रखा है, y भी यहाँ पे 1 दे रखा है, ठीक है बेटा। मेरी यहाँ तक ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, बढ़िया से। ओके गाइस फ्रेंड्स, बाकी हम इससे कनेक्टेड क्वेश्चंस जब आगे कुछ और न्यूमेरिकल्स पर आएंगे, ठीक है, कुछ गाइस कुछ फास्टर क्वेश्चंस भी करेंगे, तो गाइस वहाँ भी आपको अच्छे से और करा दिए जाएंगे। फिलहाल गाइस इसमें हम इतने क्वेश्चन रखते हैं नाउ। अब गाइस आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड कि मैं अब आपसे थोड़ी सी इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशंस डिस्कस करूं कि भाई जो हमने अभी जस्ट सीखा है, ठीक है, और इससे पहले की क्लास में भी गाइस हमने थोड़ा बहुत आइडियाज लिए थे, ठीक है गाइस। तो हमें इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन जरूर पता होना चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव्स की। गाइस ध्यान रखना, हमारा मेन टॉपिक पार्शियल डेरिवेटिव है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको, पार्शियल डेरिवेटिव है। अब उस पार्शियल डेरिवेटिव को मल्टीपल टेक्निक्स में इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे कि एक तो मैंने अभी भी इस्तेमाल किया था लीनियर अप्रोक्सीमेशन, वहाँ भी पार्शियल डेरिवेटिव था। अब गैस हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक एप्लीकेशन। गैस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट इज इकोनॉमिक एप्लीकेशन। गैस ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि गैस मैथमेटिक्स करने का मतलब ही है गैस हमारे पास इकोनॉमिक्स को सीखना है, ठीक है। इकोनॉमिक एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, इकोनॉमिक एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स। ना हो गई, देखो एक एक करके बात करते हैं। जैसे तो गई अब जब एडवांस इकोनॉमिक्स में आते जाओगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगी आपकी गाइस आगे आगे चल के बहुत अच्छे लेवल की, ठीक है। काफ़ी लोग पढ़ चुके होंगे, काफ़ी लोग अभी पढ़ेंगे। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने गाइस वहाँ पे डायरेक्टली पार्शियल डेरिवेटिव को इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड यू बिलीव, मैं भी नहीं बताऊंगा कि हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब वहां पे अंडरस्टूड है कि आपको सब कुछ आता है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बस आपको चीज़ें समझनी है अच्छे अच्छे से, ठीक है बेटा। चलिए जी ध्यान से देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जो पार्शियल डेरिवेटिव की डिस्कशन करेंगे इकोनॉमिक एप्लीकेशन में, दैट इज पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, गाइस ये हमारे एग्जाम का सबसे हॉट टॉपिक है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई भी कह सकते हो आप, यहाँ पे फिलहाल डिमांड की बात की गई है। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, देखो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम लोग एक इकोनॉमिकली बात करें तो हमारे पास दो गुड्स होते हैं परचेज करने के, ठीक है। जस्ट जस्ट हम लोग मान करते हैं चलते हैं कि देयर आर टू गुड इकोनॉमी केस, ठीक है। जस्ट वी एज्यूम टू गुड्स इकोनॉमी केस। अब टू गुड्स इकोनॉमिक केस में क्या होगा, एक गुड x1 है, एक गुड x2 है। तो कहते देखो ये अंडरस्टूड है कि जो गुड x1 है वो x2 से रिलेटेड है और जो x2 है वो x1 से रिलेटेड है। लेकिन किस सेंस में रिलेटेड है भाई, एक तो ये हो सकता है कि वो आपस में क्वांटिटी के सेंस में रिलेटेड हो, जैसे कि एग्जांपल कुछ गुड्स होते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनको आप इजीली रिप्लेस कर सकते हो, या फिर कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनको आप हमेशा टुगेदर लेके चलते हो। एक तो वो कंसेप्ट हो गया। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर ये सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट भी है तो यहाँ पे गाइस जो वो फंक्शन होगा ना उनका, वो दोनों गुड्स के प्राइस का होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ऐसा जरूरी थोड़ी है, यस गाइस। तो को ध्यान रखना, ये जो मैं निकाल रहा हूं दीज आर दी ऑप्टिमल डिमांड्स, दिस इज डिमांड, एंड ये x1d एंड x2d आर नोन एज ऑप्टिमल डिमांड। एंड ऑप्टिमल डिमांड गाइस अभी के लिए मान लो कि आपने सीधी सीधी डिराइव कर लिए, लेकिन गाइज आगे चलकर इन माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को इस्तेमाल करने के बाद यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो गाइज ये चीज़ आप अपने माइंड में थोड़ी सी रखिएगा। तो दिस इज f1, दिस इज f2, ठीक है। ये x1 ये गुड 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला एंड ये वाला गुड 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। इतना समझना कि देयर आर टू गुड्स एंड बोथ ऑफ द गुड्स आर कनेक्टेड या फिर रिलेटेड विद देयर प्राइसेस। x1 इज अ फंक्शन ऑफ p1 एज वेल एज p2 आल्सो, ठीक है। सिमिलरली x2 इज अ फंक्शन ऑफ p2 एज वेल एज p1 आल्सो, ठीक है। अगर मान लो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड भी है, जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड हम लोग मान के चलते ना, कुछ
कुछ कमोडिटीज होती है मार्केट में अवेलेबल, ठीक है। कुछ होती है कमोडिटीज जिन्हें हम हमेशा टुगेदर ही लेते हैं, हमेशा साथ में ही लेते हैं। जैसे छोटा छोटा सा एग्जांपल, कंप्यूटर असेंबल्ड किए जाते हैं। आज तो चलो लैपटॉप का ज़माना बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी गाइज कंप्यूटर्स डेस्कटॉप की आज भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो गाइज नॉर्मल है कि अगर आप डेस्कटॉप बनवा रहे हो, असेंबल्ड करवा रहे हो, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री ही हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो जाता है कि आप ना चाहते हुए भी उनको उनको कंज्यूम करोगे और ना चाहते हुए भी उनकी पेमेंट करोगे, ठीक है। जैसे जस्ट एग्जांपल, कीबोर्ड और माउस। ऑब्वियस बात है गाइस, कीबोर्ड है, माउस भी होना चाहिए। माउस, ऐसा तो होगा नहीं कि कीबोर्ड आ गया माउस नहीं आया। अकेले कीबोर्ड से आप नहीं चला सकते। हाँ, लैपटॉप ले लेते हो तो एक बात अलग है कि वहाँ पे सब चीज़ इंस्टॉल्ड होती है। यहाँ पे मैं असेंबलिंग की बात करूँ, समझ में आ गई मेरी बात गाइस? जस्ट छोटा सा मैंने एग्जांपल देने का ट्राई किया था। अब इलास्टिसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो गाइस हमारे पास में दो तरह की इलास्टिसिटीज होती हैं। फर्स्ट है गाइस यहाँ पे हमारे पास में डायरेक्ट डायरेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डायरेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक टर्म आया डायरेक्ट, इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्ट का मतलब होता है कि हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल रहे हैं उस गुड की, मतलब उस गुड के प्राइस के रिस्पेक्ट में जिसकी हम डिमांड निकाल रहे हैं। आई रिपीट कि अगर हम लोग गुड वन की इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं तो हम लोग उसी के प्राइस की बात करेंगे। ध्यान रखना, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड देयर प्राइसेस, ठीक है। तो हम अगर उसी ही प्राइस की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं सेम गुड की, तो गाइस उसे हम कहते हैं डायरेक्ट। यानी यानी कहने का मतलब ये हो जाता है हमारे सामने, चेंज इन गुड x1 with respect to p1 into p1 by x1, so this is known as elasticity of demand। ध्यान रखना, डायरेक्ट विच इज अ सेम एज वन 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 का मतलब हो गया गुड वन और गुड वन का प्राइस, ठीक है। दिस डिनोट फॉर x1 एंड दिस डिनोट फॉर p1। क्लियर गाइज? गुड वन की क्वांटिटी, गुड वन का प्राइस। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे गुड की, तो वो हो गया डेल x1 बाय डेल x2 बाय डेल p2 इंटू p2 बाय x2। ये गाइस डिनोट हो जाएगा हमारा n22 से, ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या है? दिस डिनोट फॉर x2, दिस डिनोट फॉर p2। हाँ, अगर आप इसको बोलो सर हम डायरेक्टली लिखना चाहें, जैसे अभी तो मैंने यहाँ पे दो गुड का एग्जांपल लिया है, ठीक है। एन गुड भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। जस्ट यू कैन टेक इजी एग्जांपल, दैट इज log del log xi with respect to del log pi। And guys, one more thing very important, there is a inverse relationship. Just we assume that these are the normal goods, and when the goods are normal, then there is a inverse relationship between their prices and their quantity demanded, ठीक है। देर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, सो दैट्स वाई गाइस हम लोग यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे ये, एंड दिस इज डिनोट्स एज एन आई, ठीक है। आई का मतलब हो गया जिस गुड की हम बात कर रहे हैं उसी की प्राइस की बात होगी, ठीक है बेटा। सो दिस इज नोन एज डायरेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ध्यान रखना, एग्जाम में सब चीजें आ जाती हैं, इवन आती हैं, और आनी भी चाहिए गाइस। अभी सीखोगे सब चीजें तब जाके गाइस आगे तक आपके टॉपिक स्ट्रॉन्ग होंगे। गाइस सेकंड वन इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। गॉट इट? इट्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। गाइस बेसिक बात है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेसिक। हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं अब दूसरे गुड के प्राइस के रिस्पेक्ट में। जस्ट हम लोगों को ये इंटरेस्ट है इस बात के बारे में जानने का कि क्या होगा अगर रिलेटेड गुड की प्राइस चेंज हो जाए। रिलेटेड गुड मतलब अदर गुड। मान लो देयर आर टू गुड्स x1 x2 एंड उनके कुछ प्राइजेस, तो वी आर वेरी इंटरेस्टेड कि भाई इसमें और इसमें क्या रिलेशनशिप है, एंड इसमें और इसमें क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। कि अगर गुड टू के प्राइस चेंज होते हैं तो गुड वन की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या गुड वन के प्राइस चेंज होते हैं तो गुड टू की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। यस, वी आर वेरी इंटरेस्टेड, एंड डोंट वरी, एग्जाम वाले भी बहुत इंटरेस्टेड होते हैं इन सब चीज़ों में।
अब गाइस देखो, मैं ज़्यादा डिटेल की डिस्कशन नहीं, मैं सीधे सीधे एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा आपको, दैट इज N12। अब N12 का जस्ट मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर, दैट इज डेल x1 विद रिस्पेक्ट टू डेल p2 इंटू p2 बाई x1। ठीक है बेटा, ये चीज़ थोड़ी सी आप अपने माइंड में रखिएगा। एंड अभी मैं कोई साइन नहीं लिखना चाहता हूँ, मुझे एक बात बताओ, एक तो ये हो गया, सिमिलरली N21, सो दिस इज डेल x2 डेल p1 अपॉन में इंटू p1 बाय x2, जस्ट एग्जांपल। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इनका जर्नल लिख दूं तो जर्नल कुछ ऐसा आ जाएगा, डेल लॉग एक्स आई डेल लॉग पी जे। समझ रहे हो, जे आई और जे क्या कहना चाहते हैं, ध्यान रखना, आई एंड जे कभी बराबर नहीं हो सकता, ऑब्वियसली बात है गाइस, अलग अलग होंगे तभी तो आउटकम निकल के आ पाएगा। ठीक है, आई और जे दोनों के दोनों अलग अलग रहेंगे। क्लियर, यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। लेकिन गाइस यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है डिस्कशन करने का आपके साथ में, कि जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया था कि भाई यहाँ पे माइनस साइन आता है, अगर आपने ध्यान दिया तो मैंने यहाँ पे माइनस साइन बनाया था, है ना, इधर ये रहा माइनस साइन। ठीक है, तो इधर भी कोई साइन आना चाहिए। बहुत सारे लोग इसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज होते हैं। देखो समझो, मैं दोनों ही बातें कर लेता हूँ आपसे। बहुत से लोग कहते हैं जी पॉजिटिव आएगा, बहुत से लोग कहते हैं जी नेगेटिव आएगा। देखो समझना, N I J ये पॉजिटिव होगी कब, मतलब साइन पॉजिटिव आएगा इसके आगे, कब होगा, व्हेन दी बोथ बोथ कम्युनिटीज आर सब्स्टिट्यूट। ठीक है, व्हेन दी गुड्स आर सब्स्टिट्यूट विद ईच अदर। एंड सेकंड वन थिंग इज दैट N I J, ठीक है, सो दिस इज, ये अगर ये नेगेटिव होगा तो क्या ध्यान रखना, दीज गुड्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये हो जाता है कि एक दूसरे के साथ हमेशा वो इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आप प्लीज प्लीज अपने माइंड में रखिएगा। ओके ओके गाइस, नाउ डिस्कशन करते हैं आगे। तो गाइस एक हमने यहाँ पे पार्शियल इलास्टिसिटी का बेसिक कंसेप्ट सीख लिया है। एंड गाइस आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड कि मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करा दूं यार। ठीक है, मैं हूँ इंटरेस्टेड इस बात में। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन भी कर लो तो गाइस आपके टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, सो जस्ट मैं पहले डिमांड फंक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे, x1 इज इक्वल्स टू p1 टू द पावर माइनस का 1.7। ठीक है, एंड p2 टू द पावर 0.8 is equals to p1 to the power 0.5 p2 to the power माइनस का 0.2। ठीक है जी, नाउ फाइंड n11। अब देखो गाइज मैं n11 लिख रहा हूँ, इससे शायद आप चीज़ों को समझ जाओ, n12 n21 एंड n22। ठीक है, फाइंड दीज वैल्यूज एंड determine whether the determine whether the two communities whether the two commodities are complements or substitute। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एंड सब्स्टिट्यूट। ठीक है बेटा, तो बेसिक सी बात है, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ आपके लिए, सॉल्व कर लेता हूँ। गाइस देखो मैंने आपको लिखते हुए फॉर्मूला लॉगरिथमिक में लॉग में बताया है। ठीक है, अब दोनों ही बातें रहेंगी। मैं काम करता हूँ, मैं लॉगरिथमिक के टर्म में ही सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, मैं इसको लॉग की ही फॉर्म में सॉल्व कर देता हूँ। सो जस्ट वी हैव x1 इज इक्वल्स टू p1 टू द पावर माइनस का 1.7 एंड p2 टू द पावर 0.8। पहले x1 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log x1 इज इक्वल्स टू log p1
टू द पावर माइनस का 1.7। एंड गाइज मैं थोड़ा सा चलो ठीक है, मैं वैसे शॉर्टकट लेना चाहता था, अब ले लेता हूँ शॉर्टकट में। ये हो गया, नहीं यार नहीं ले रहा मैं शॉर्टकट का, डोंट वरी यार, मैं शॉर्टकट ले लूंगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है गाइज, मैंने बिल्कुल शॉर्टकट नहीं लिया है, ठीक है, एक एक चीज लिख रहा हूँ मैं। माइनस का 1.7 लॉग P1 प्लस का 0.8 लॉग P2, ठीक है जी। सो दिस इज लॉग x1। क्लियर बेटा, यहाँ तक की मेरी बात। अब देखो समझो, अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। मतलब पार्शियली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू P1। गैस हम लोग क्या सॉल्व करना चाहते हैं, हम लोग वन वन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एन वन वन, यानी हम लोग डायरेक्ट इलास्टिसिटी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने पहले इसको डिफरेंशिएट किया P1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, P1 की रिस्पेक्ट में। सो दिस इज डेल लॉग x1 विद रिस्पेक्ट टू डेल लॉग, अच्छा मैं एक बात और एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ, नॉट बाय x1, सॉरी P1 बाय लॉग P1। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो सर? अरे यार वही तो बताना चाहता हूँ कि मैं फॉर्मूला उसी फॉर्म में लेना चाहता हूँ, यानी इसको मैं log P1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे डेल log P1 आ जाएगा। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, फर्क कोई कुछ नहीं पड़ने वाला गाइस। यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा माइनस का 1.7 इंटू वन, इसका तो वन हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस दिस इज n11। आप चाहो तो देखना देखना चाहो तो देख सकते हो फॉर्मूला n11 का। ये आई 1 और आई को 1 1 कर दो ना, आ गया आंसर, ठीक है बेटा। यहाँ तक मेरी बात। अच्छा एक मैं फैक्ट आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा कि माइनस साइन हमें लेना है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सो दिस इज 1.7 का। अब देखो गाइस ये डिपेंड करता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है माइनस साइन नहीं मानती है, बहुत सारी मानती है। अगर मैं आपसे बात करूँ JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दे आर ऑलवेज एज्यूम, वहाँ की टीचर्स वहाँ के स्टूडेंट्स हमेशा मान के चलते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो हमेशा एब्सोल्यूट टर्म में पॉजिटिवली गिवन होना चाहिए, ठीक है। वो कहते हैं जो माइनस साइन होता है वो डायरेक्शन शो करता है और डायरेक्शन कंफर्म है, क्योंकि हम जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे हमने तभी डिस्कस कर लिया होगा कि वो क्या है। बेसिकली हमने जब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया होगा वहीं डिस्कस हो चुका होगा कि भाई वो इनवर्स जो कॉमोडिटीज है उनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, वो गुड्स नॉर्मल है, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना, JNU जैसी यूनिवर्सिटीज हमेशा मॉडुलस बोलते हैं, इसी वजह से गाइस हम लोग कुछ भी करके माइनस साइन हटा देते हैं। यहाँ पे माइनस लगा दिया मैंने, ठीक है। बहुत सी जगह ऐसे होती है जगह यहाँ पे माइनस नहीं लगाते हम लोग, ठीक है। तो गाइस ध्यान रखना, हमें ये एब्सोल्यूट टर्म में निकालना है आंसर। लेकिन गाइस ये बात हमेशा यूनिवर्सल नहीं रहेगी, इसलिए हम लोग एक काम करते हैं, हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में लग देते माइनस साइन। जब हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल रहे हैं वहां पे हम लोग लगा देते माइनस साइन, वो भी डायरेक्ट वाली में, ठीक है, डायरेक्ट। और जब क्रॉस की बात होगी तो गाइस क्रॉस में हम लोग देख लेंगे n12 और या फिर n21, ठीक है गाइस। नाउ अच्छा एक चीज और मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ इधर गाइस, या चलो दोबारा लिख ही देता हूँ मैं। जैसे मैंने ये n11 की बात की थी, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं log P2 के रिस्पेक्ट में भी एंड करके, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा n12, ठीक है। सो दिस इज log x1 विद रिस्पेक्ट टू log P2। तो उस हिसाब से हमारा आउटकम क्या है बेटा, 0.8, इट्स 0.8। एंड नो डाउट गाइस ये ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव है, ये ऑटोमेटिकली गाइस क्या है, पॉजिटिव। इट मीन दैट क्या है, मैंने क्या बताया था, जब ये वैल्यू Nij पॉजिटिव हो तो गाइस वो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, द बोथ द गुड्स आर सब्स्टिट्यूट्स। क्लियर गाइस, ये मैंने गुड वन की रिस्पेक्ट में सॉल्व किया सारा, मतलब गुड वन के लिए सॉल्व किया है। गुड टू के लिए बात कर लेते हैं। नाउ द गुड टू इज P1 0.5, P2
माइनस का 0.2, ठीक है गाइज। अगेन वही टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। गाइज थोड़ा सा टेक्निकली सॉल्व कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट। गाइज अब मैं टेक्निकल लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको पहले इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से मिलेगा जी मुझे 0.2 ओनली, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बात है, डायरेक्ट है तो माइनस साइन आएगा यहाँ पर, डायरेक्ट इलास्टिसिटी है ना, तो यहाँ पे मेरे बच्चा आएगा माइनस का साइन ऑटोमेटिकली, ठीक है। आई थिंक मैंने मिस्टेक करी है कहीं पर, सॉरी, यहाँ पे माइनस साइन है तो गाइस ये माइनस आ जाएगा। अब देखो ये माइनस माइनस साइन मैंने मैंने प्लस हो गया, मैंने तो गाइस सीधे फॉर्मूले पे माइनस लगा दिया था, ठीक है। गाइस आंसर इज पॉजिटिव। नाउ अगेन डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू, हाँ जी बेटा, क्रॉस के लिए P1 की। गाइस समझ में आ रही है ना? अगर ये चीज ना आया तो इसको देख लो, ये जो मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। ठीक है बेटा, अच्छे से समझो चीज़ों को। सो यहाँ से मुझे आंसर क्या मिला, 0.5। ऑब्वियस बात है पॉजिटिव, इसका मतलब क्या, सब्सटीट्यूट्स। वो तो ऑब्वियस बात है, एक गुट को देखते ही हमें ये पता लग गया था। क्लियर है बेटा? यहाँ तक की मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ जाती है, बढ़िया से, बिंदास से। नाउ गाइस आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, गाइस ध्यान से समझिएगा। सो सो गाइस अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो देखना ध्यान से, दैट इज partial elasticity of output, partial elasticity of output, ठीक है। नाउ देखो बेटा, अभी हमने जैसे पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात की थी, वैसे ही ये पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट है। बट क्या है, यहाँ पे आपको टर्म्स थोड़े बदल जाएंगे आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जस्ट हम लोग कहते हैं कि जस्ट हम लोग एक्स एक कमोडिटी है, हम अगर इस एक्स को प्रोड्यूस करेंगे तो वो फंक्शन किस किस का होगा, वो कैपिटल और लेबर का फंक्शन होगा, ठीक है। यानी एक तरीके से ये प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है बेटा, ये एक तरीके से प्रोडक्शन फंक्शन है। नाउ गाइस अब देखो, पुरानी वाली इंफॉर्मेशन लेके चल रहा हूँ मैं, हम सेम पुराना वाला कंसेप्ट है। इधर अगर इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी निकालनी है पार्शियली, तो गाइस क्या होगा, देखो समझो, मुझे चाहिए एन एक्स एल, यानी पार्शियली इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू लेबर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, इसका मतलब हो गया डिफरेंशिएट डेल, मतलब डेल लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू डेल लॉग एल। क्लियर? ठीक है बेटा, पहली बात तो ये हमारी इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट हो गया पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू लेबर। हाँ, इसे थोड़ा सा मैं एक इंटरेस्टेड और हूँ आपको थोड़ा सा और समझाने में। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ तो ये बन जाएगा हमारे सामने 1/x, ठीक है, इंटू डेल एक्स, जस्ट इस टाइप से बन जाएगा 1/x। आपने इसको थोड़ा बहुत सॉल्व किया, इंटू डेल एक्स। अगर मैं उसी ऊपर वाले की बात करता हूँ, एंड अपॉन में 1/l इंटू डेल एल। थोड़ा सा इसको मैंने सॉल्व किया तो डेल एक्स बाय डेल एल इंटू एल बाय एक्स। अब जरा एक बात बताओ मुझे, जरा छोटी सी एक बात बताओ, व्हाट इज एक्स हियर? एक्स इज द आउटपुट, प्रोडक्शन है ना, चेंज इन प्रोडक्शन, चेंज इन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेबर। मेरे ख्याल से आपको आपने कभी ना कभी शायद पढ़ा होगा, एक कंसेप्ट पढ़ते थे हम लोग, MPL, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। यानी अगर आप अपनी फर्म में एक लेबर लेकर आते हो तो उससे आउटपुट में कितना चेंज आता है। समझ रहे हो मेरी बात को इधर? तो गाइस दिस इज MPL, आई रिपीट, दिस टर्म इज नोन एज MPL। वाई? MPL का मतलब ही होता है चेंज इन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेबर। अगर भूल गए हो तो एक बार अपनी 12th क्लास की आप थोड़ा सा गूगल सर्च भी कर लेना, तो आपको गाइस आइडिया हो जाएगा। बेसिकली MPL का मतलब होता है चेंज इन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेबर, दैट इज डेल एक्स बाय डेल एल। एक तो बात ये हो गई, एंड अब इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका ये हो जाएगा। मान लो इसको मैंने लिखा MPL, और एक चीज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं इसको x अपॉन में l कर देता हूँ,
इस वाली टर्म को, ये जो टर्म है इसे एल को मैं डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले आता हूँ, दैट इज एक्स बाय एल। और आप लोगों को शायद ये बात सबको पता है कि प्रोडक्शन अपॉन में लेबर डिनोट क्या रिप्रेजेंट करता है, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है। सो दिस इज एम पी एल अपॉन में ए पी एल। होप सो गाइस मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। गॉट इट। तो गाइस ध्यान रखना, इन प्रोडक्शन थ्योरी जो हमारा आउटपुट इलास्टिसिटी होती है वो किसी भी इनपुट के रिस्पेक्ट में वो हमारा गाइस एम पी अपॉन में ए पी होता है वो, और जो इनपुट होता है उसे का आउटकम निकल के आ जाता है वो। क्लियर बेटा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एन एक्स के की बात करता हूँ तो वो निकल के आएगा डेल लॉग एक्स विद टू डेल लॉग के। ये अब देखो सॉल्व करने का वही कंसेप्ट है, वन अपॉन में दिस डेल एक्स, वन अपॉन में के डेल के, एंड गाइस वही आउटकम सेम, डेल एक्स बाय डेल के एंड के बाय एक्स। या सॉल्व कर लो तो इसे एम पी के अपॉन में एक्स अपॉन में के, तो आउटकम मिला आपको एम पी के अपॉन में ए पी के। गॉट इट। So this is NXK। क्लियर गाइस। मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो गाइस ध्यान रखना, पेपर में सब चीज़ें आती हैं, 100% हूँ मैं गाइस इस बात पे श्योर कि पेपर में सब चीज़ें आती हैं। क्लियर। कह काम करते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जितना समझाया उन्हीं उसी इन्फॉर्मेशन की बेसिस पर, ठीक है। तो जस्ट मान लो हमारे पास एक प्रोडक्शन फंक्शन है दैट इज ए एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, ए एल टू द पावर अल्फा डॉट के टू द पावर बीटा। कहते हैं फाइंड द पार्शियल इलास्टिसिटी, फाइंड द पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट with respect to लेबर एंड कैपिटल ठीक है बेटा। ध्यान रखना, जब हम लोग लेबर की बात करते हैं तो हम लोग एनएक्सएल की बात कर रहे हैं, ये है तो एनएक्सके की बात कर रहे हैं, वही सेम बात है, ठीक है। एक तो गाइस ये है, एक तो गाइस हमने ये चीज डिस्कस कर ली है। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा गाइस बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। that is show that NXL and NXK can also be interpreted as relative shares as the relative shares of labor and capital in output respectively। ठीक है। तो कह दी एक ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे जस्ट इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए आप लोग, होप्स आपको क्वेश्चन मतलब देखते हैं, सोल्यूशन करते हैं, ठीक है बेटा। बाकी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, बढ़िया है एंड गाइज आपको एग्जाम में आएगा ये डेफिनेटली, तो गाइज आपको ये हेल्प भी करेगा, ठीक है गाइज। नाउ गाइज एंड गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अभी जब हम लोग पास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे, तो वहां पर भी आपको गाइज काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। तो गाइज होल्ड है इस बात पर कि हम लोग पास्ट पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ गाइज सोल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। गाइज वैसे तो आपको जस्ट फॉर्मूला पता है एन एक्स एल का, जैसे अगर मैं एन एक्स एल की बात करता हूँ तो दैट इज डेल लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू डेल लॉग एल, ठीक है। एंड सिमिलरली एन एक्स के का डेल लॉग एक्स डेल लॉग के। क्लियर। तो उस हिसाब से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास ये दे रखा है एक्स इज इक्वल्स टू ए क्या है जी,
यस, एल अल्फा एन के बीटा, ठीक है। और उसी हिसाब से अगर मैं लॉग ले लूँ यहाँ पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग एक्स किया तो ये लॉग ए हो गया, प्लस का अल्फा लॉग एल हो गया, प्लस का बीटा लॉग के हो गया। क्लियर? दैट इज लॉग एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ए प्लस का अल्फा लॉग एल प्लस का बीटा लॉग के। गॉट इट? नाउ एंड गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप जानते हो मुझे क्या करना है। यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ मैं विद रिस्पेक्ट टू, पहले एल में कर देता हूँ गाइस, मैं वो लिख रहा हूँ स्टेटमेंट, यानी यहाँ पे लिखना मैं पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू लॉग एल, ठीक है। इसको लॉग एल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ से बनेगा, देखो पहली बात तो मैंने आपको बताया था पार्शियली में जीरो हो जाता है अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू, अगर अलग कोई और कंसेप्ट होता है, अगर अलग कोई वेरिएबल होता है तो हम उसे जीरो एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो दिस इज जीरो, दिस इज अल्फा एंड लॉग एल का इंटू वन हो गया, एंड दिस इज जीरो, सो दिस इज अल्फा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं अल्फा इज द पार्शियल इलास्टिसिटी of output with respect to labor. Alpha is the partial elasticity of output with respect to labor. With respect to labor, ठीक है। एंड गाइस देखो, जैसे आपको पता है अब तो इजी है गाइस सारी चीजें। सिमिलरली मुझे चाहिए एन एक्स के, तो गैस मैं डायरेक्ट लिख लूँ बीटा, ठीक है। गैस वो आप देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से आप शायद समझ गए हो हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सॉल्व करनी है। क्लियर बेटा? चलिए जी, तो गैस ये हमारा इलास्टिसिटी तो सॉल्व हो गया, ठीक है। इलास्टिसिटी वाला गैस कंसेप्ट तो यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब एक जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ऐड किया था, देखिए यहाँ तक सॉल्व हो चुका है हमारा फाइनल। अब ये जो मैंने ऐड किया इसको जरा देख लो, क्या था, शो दैट दिस and this can also be interpreted as the relative shares of labor capital in output respectively, ठीक है। जरा देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्या जरा देखो, देखो जब मुझे ये शो करना है कि NXL एंड NXK रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव शेयर, ठीक है, तो हमें इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखना होगा। मैं इस बात को भी लिख देता हूँ जो मैंने जस्ट ओरल बोला, लेकिन ना गाइज in order to show that NXL and NXK represent relative shares, ठीक है। देन हमारे पास जो इक्वेशन है, देखो समझो, अगर आप शायद समझ पा रहे हो सब चीज़ों को, तो अगर मैं एन एक्स एल की बात करता हूँ वो कुछ इस तरीके से थी, डेल लॉग एक्स डेल लॉग एल, ठीक है। एंड शायद हमने उसको इस तरीके से भी लिखा था, दैट इज डेल एक्स बाय डेल एल एंड एक्स बाय एल। और कहीं ना कहीं हम लोग इसको थोड़ा सा अगर मैं इसको आई थिंक यहाँ पे उल्टा होगा, मैंने शायद उल्टा लिख दिया, यही चीज़ मैं देख रहा था, एल बाय एक्स, यानी अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूँ, एल इंटू डेल एक्स बाय डेल एल अपॉन मैक्स, ठीक है। तो देखो देखो समझो, डेल एक्स बाय डेल एल और फिर उसका मल्टीप्लाई कर दूँ एल बाय एक्स से, डेल एक्स बाय डेल का मैं पहले निकालूं, फिर उसका मल्टीप्लाई कर दूं मैं एक्स बाय एल से, तो वो रिप्रेजेंट करना चाहिए अल्फा। देखो लॉजिकली तो ये बात अल्फा के बराबर है ना बेटा, ये अल्फा के बराबर तो ये है ही, तुमने जस्ट इसको अल्फा के बराबर बोल दिया। मेरे पास समझ में आ गई आपको, ध्यान रखना ये रिलेटिव शेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं। सिमिलरली अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ दूसरे टर्म, देखो अभी उसकी भी टर्म की बात करेंगे, जस्ट पहले आप लिख लीजिए, assuming that labor is paid equal to its marginal product, marginal product, ठीक है। तो मेरे पास ये टर्म है L इंटू डेल एक्स बाय डेल एल गिव्स द, आप सोचो क्या होगा इसका मतलब, ये क्या प्रोवाइड करेगा, दिस गिव द शेयर ऑफ
लेबर इन टोटल आउटपुट, ठीक है, दिस गिव्स द शेयर ऑफ लेबर इन टोटल आउटपुट, गॉट इट, इन टोटल आउटपुट। क्लियर बेटा, यहां तक मेरी बात आपको जस्ट समझ में आई। अब देखो टोटल आउटपुट में शेयर रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यों, देखो डेल एक्स बाय डेल एल क्या था, डेल एक्स बाय डेल एल था कि एक लेबर की वजह से हमारा आउटपुट कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, एक लेबर की वजह से, और फिर हमने उसका मल्टीप्लाई कर दिया एल से। तो ये बता रहा है कि अगर एक लेबर की वजह से 5 यूनिट का आउटपुट चेंज हो रहा है, और हमने मान लो 100 लेबर लेकर आए हुए हैं, ठीक है, जस्ट एग्जांपल, एक लेबर की वजह से 5 यूनिट ऑफ आउटपुट चेंज हो रहा है, और हम लोग यहाँ पे 100 लेबर लेकर आए हुए हैं। तो गैस हमारे पास में टोटल आउटपुट में लेबर की वजह से कितना प्रोड्यूस होगा, 500 यूनिट्स। क्लियर, तो दिस इज द शेयर ऑफ लेबर इन टोटल आउटपुट, गॉट इट। लेकिन गाइस इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि उन्होंने आपसे रिलेटिव शेयर की बात करी है, उन्होंने आपसे पूछा है रिलेटिव शेयर। तो रिलेटिव शेयर का मीनिंग क्या है कि अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे बाय एक्स, अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया एक्स से, देखो समझो, फॉर रिलेटिव शेयर्स कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि नाउ वी हैव एल डेल एक्स बाय डेल एल, इसको मैं डिवाइड कर दूं एक्स से, ऑब्वियस बात ये मुझे आंसर देगा अल्फा, शायद इधर से बात कर रहा हूं मैं, लेकिन लेकिन ये वैल्यू मुझे अपने आप में क्या आउटकम दे रही है, अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, दिस वैल्यू गिव्स द रिलेटिव शेयर्स, गिव्स द रिलेटिव। गाइस एक बात बताओ ना, जैसे मैंने आपको बोला कि 500 यूनिट बनना है बाय टोटल लेबर, एंड टोटल अगर 1000 यूनिट बनाया जा रहा है, अगर मैं और 1000 से डिवाइड कर दिया, तो लेबर की साइड से हाफ बन रहा है, समझ में आ गई। अगर हम टोटल आउटपुट से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो फिर हम बोलेंगे लेबर की साइड से हाफ बनना, अगर हाफ इन सेंस जो भी शेयर बनना, ठीक है। सो अगर मैंने इसको टोटल एक्स से डिवाइड कर दिया, सो दिस गिव्स द रिलेटिव शेयर ऑफ लेबर इन टोटल आउटपुट। क्लियर, मतलब आप ऐसे भी देखो हमें क्या कहते हैं कि हमारे सामने जो डेल एक्स बाय डेल एल होता है, इसका मतलब होता है यूनिट चेंज इन आउटपुट व्हेन वन यूनिट ऑफ लेबर विल बी चेंज्ड, ठीक है, व्हेन वी ऐड 1 यूनिट ऑफ लेबर, अगर 1 यूनिट ऑफ लेबर अगर मैं ऐड करता हूं तो उससे मेरा कितने यूनिट चेंज होगा, ठीक है, एंड अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं एल से, सो दिस इज टोटल यूनिट चेंज इन आउटपुट, या फिर टोटल यूनिट्स, नॉट चेंज, टोटल यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय टोटल लेबर, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इफ वी if we divide it by the total output, then this known as relative share of labor in output, got it, बेटर गॉट इट, ठीक है। तो गाइस ये जस्ट हमने ये कंसेप्ट निकाल लिया, गाइस दिस वैल्यू जो हमने डिराइव की थी वो अल्फा के बराबर थी। अब देखो अल्फा इसके बराबर है, और अल्फा की वैल्यू इलास्टिसिटी है, इसका मतलब क्या है, इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेटिव शेयर को, तो इलास्टिसिटी, नाउ वी कंक्लूड दैट। अच्छा अगर मैं सिमिलरली बात कर लूं एन एक्स के की भी सिमिलरली, which is equals to beta, that is k del x by del k by x, ठीक है। so this shows relative share of capital in output, got it।
मेरी बात यहाँ पे आपको समझ में आ गई। एंड गाइस बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अगर ये सब चीज़ें ऐसे हो गई तो जो इलास्टिसिटीज़ हैं फिर वो इनको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, जो इलास्टिसिटी गाइस फिर वो इनको रिप्रेजेंट करेंगे। गॉट इट गाइस, ये अच्छा क्वेश्चन था, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, बढ़िया क्वेश्चन लगा, ठीक है। गाइस आगे बात करते हैं गाइस, ठीक है, बड़ा प्रोडक्टिव क्लास है गाइस, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पर। थर्ड एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेंगे, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, या फिर उससे पहले देख लेते हैं हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट। अभी अगर आपको ने ध्यान दिया हो तो मैंने ऊपर जस्ट लिखा था मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी, गाइस वो लिख दिया था वहां पे, बट अब इसको डिटेल में यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो गाइस जरा इस चीज को, अब तो गाइस आप चीजें समझ गए हो, बस चीजों को देख लीजिए एक बार अच्छे से। गाइस मान लो हमारे पास एक प्रोडक्शन फंक्शन है, लेट वी हैव द प्रोडक्शन फंक्शन, या फिर लेट द प्रोडक्शन फंक्शन दैट इज x इज इक्वल्स टू एफ के एल। यहाँ पे x हमारा आउटपुट है, k कैपिटल है, एल लेबर है, ठीक है। एंड अगर मैंने गाइस मान लो इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एल, सो दिस ये बताएगा आपको ये एमपीएल है, यानी चेंज इन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू व्हेन वी इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा लेबर, ठीक है। या फिर चेंज इन क्या या फिर चेंज इन लेबर पे कह सकते हो आप। क्लियर बेटा? तो जस्ट ये आप यहाँ पे कह सकते हो। लिखने का तरीका थोड़ा सा, या एक्सप्लेनेशन का तरीका गाइस ये हो जाएगा, दिस इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर आप इसको एमपीएलपी कह सकते हो, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। समझ ले गाइस, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं के के रिस्पेक्ट में तो गाइस दिस इज एमपीके, ठीक है। तो गाइस फिलहाल तो यहाँ पे इतनी बात थी, इसका यूज हम लोग आगे करेंगे अगले वाले पॉइंट में, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट नाउ जरा ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे देखो बात सारी क्या है, हमें यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट नहीं निकालना, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट निकालना है। इसका मतलब क्या है, हो रहा है कि हम इंटरेस्टेड इस बात में कि अगर एक लेबर की वजह से, एक लेबर के आने की वजह से कुछ आउटपुट चेंज होता है, सो हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो आउटपुट चेंज हुआ है उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ये हाउ मच द रेवेन्यू जनरेटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू लेबर, ठीक है। एक अक्षर लेबर के इंट्रोडक्शन की वजह से क्या रेवेन्यू में चेंजेस आए, ठीक है गाइस। तो हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो गाइस जरा समझना चीज़ों को। मैं एक एक करके आपसे गाइस बात करता हूँ, कुछ कंसेप्ट लिखने के भी है गाइस यहाँ पे। हमें जब बात करनी होती है मार्जिनल रेवेन्यू की, जस्ट मैं फिलहाल बात करूँ मार्जिनल रेवेन्यू की, तो मार्जिनल रेवेन्यू जिस गैस डिराइव्ड होता है टोटल रेवेन्यू की हेल्प से। तो गाइस इसके लिए मुझे टोटल रेवेन्यू निकालना पड़ेगा पहले, एंड टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला आप शायद सब जानते हैं क्या होता है, दैट इज प्राइस इनटू एक्स, भाई कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ है बाय द फर्म, ठीक है, एंड उसका मार्केट में प्राइस कितना है। वो बात अलग है कि उसको बनाया किसने, कैपिटल लेबर कितना लगा है, वो गाइस एक अलग कंसेप्ट है। फिलहाल यहाँ पे एक चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम ये बात मान के चलते हैं, कि पी इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। एंड एन इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या होता है कि नाउ द पी द फंक्शन ऑफ एक्स, obviously बात है there is a law of demand ना, as you increase the quantity or मतलब there is an inverse relationship, as the prices of the commodity will rise then their quantity demanded will decrease, ठीक है। अगर इसका प्राइस बढ़ता जाएगा तो क्वांटिटी डिमांड कम होती जाएगी, तो इट इज इनवर्स रिलेशनशिप। सो जस्ट दिस इज द प्राइस फंक्शन, जस्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज प्राइस फंक्शन। गैस ये अब आपको थोड़ा सा नॉलेज बढ़ती जा रही है, ध्यान रखना। अब आप बोलो सर ये क्या चीज़ है, गैस कुछ अगर चीज़ें अगर आपको लगती हैं कि ये पहली बार देख रहे हो, ठीक है, अजीब सी चीज़ कैसे आ गई, तो गैस डोंट वरी, हल्के हल्के करके चीज़ें आपको गैस और सामने आती जाएंगी, तो गैस पुरानी वाली चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। नाउ अब अगर मैं ये बताता तो देखो, जैसे पी द फंक्शन ऑफ एक्स था, तो गैस ऐसे एक्स जो है फंक्शन होगा लेबर एंड कैपिटल का, दिस इज प्रोडक्शन फंक्शन। गैस ये सब बातें हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है।
दिस इज प्रोडक्शन फंक्शन। नाउ अब अगर मैं ये कहता हूँ जस्ट आप लोगों से कि मेरे पास में मतलब मेरे से पास में जो टोटल रेवेन्यू का जो फंक्शन बन गया, देखिए ऐसे, पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड एक्स इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, एंड नाउ एक्स विच इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, इट मीन दैट एंटायर total revenue is a function of labor and capital, because P is a function of x and x is a function of labor and capital, so that entire total revenue is a function of labor and capital. Got it? ठीक है, अब देखो नाउ, अगर मैं इसको समझना, अगर मैं टोटल रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करता हूँ, जस्ट पार्शियली डिफरेंशिएट, टोटल रेवेन्यू with respect to capital एंड आफ्टर दैट लेबर ऑल्सो, ठीक है। तो जैसे एक एक करके बात करते हैं, पहले हम कैपिटल में बात कर लेते हैं या लेबर में कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखो क्या होगा, देखो क्या लिखने का तरीका समझना। हम कह रहे हैं टोटल रेवेन्यू को डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग कैपिटल के लेबर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो दिस इज मार्जिनल प्रोडक्ट, ये मार्जिनल रेवेन्यू, इट्स मार्जिनल रेवेन्यू। लेकिन गाइस मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का मतलब ये हो जाएगा, जस्ट आप ऐसे देखिएगा, डिफरेंशिएट टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू लेबर, क्लियर, डिफरेंशिएट टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू लेबर, बट द टोटल रेवेन्यू इज अ फंक्शन ऑफ x and x is a function of labor. So by using chain rule, guys अगर हम लोग यहाँ पे chain rule इस्तेमाल करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे, that is dtr del tr with अपॉन में del l, डेल एक्स से मल्टीप्लाई करें, डेल एक्स से डिवाइड करें। अब आप बोलो सर ऐसा क्यों? गाइस इजी सी बात है यार, आप देखो यहाँ पे टी आर इज द फंक्शन ऑफ पी एंड एक्स, बेसिकली एक्स का फंक्शन है एंड एक्स इज द फंक्शन ऑफ लेबर कैपिटल, ठीक है। टी आर इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड एक्स इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो ये कुछ इस तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा, डेल टी आर विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाय डेल एल। कुछ बात समझ में आ गई मेरी आप लोगों को? यानी टोटल रेवेन्यू को मैं पहले डिफरेंशिएट करूंगा लेबर के रिस्पेक्ट में, सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में, एंड फिर मैं एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा लेबर के रिस्पेक्ट में, गाइस, ठीक है। तो गाइस ये चेन रूल मेथड्स होते हैं, अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो गाइस दिस इज एम आर एक्स एंड दिस इज एम पी एल, क्लियर। सो दैट्स वाई गाइस हम इसको बोलेंगे एम आर पी एल, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर, गॉट इट, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर, क्लियर गाइस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, इसको अच्छे से समझ लेना। बस आपको डाउट यहाँ पर आया होगा कि सर ये कैसे बन गया, तो गाइस ध्यान रखना, हमने डेल एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि टोटल रेवेन्यू इज नॉट द फंक्शन, टोटल रेवेन्यू इज नॉट द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल डायरेक्टली। भाई आप खुद सोचो, टोटल रेवेन्यू लेबर कैपिटल का डायरेक्ट फंक्शन थोड़ी है, इट्स अ इनडायरेक्ट फंक्शन। लॉजिकल बात है यार, ये तो टोटल रेवेन्यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, नो डाउट, दिस इज द फंक्शन, नो डाउट। ये ला, अगर आप इसको लिखना चाहो थोड़ा सा और ऐसे और कर सकते हो, पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स इंटू एक्स, तो ऑटोमेटिकली गाइस हमारा टोटल रेवेन्यू एक्स का फंक्शन है। लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि टोटल रेवेन्यू डायरेक्टली लेबर कैपिटल का फंक्शन है, तो गाइस इसलिए हम लोगों ने सारा तामझाम किया है। सो पहले हमको टोटल रेवेन्यू फंक्शन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा लेबर के रिस्पेक्ट में, और जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसको लेबर के रिस्पेक्ट में, जो भी आउटकम आएगा गाइस हम उसे बेसिकली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है बेटा। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो गाइस दिस इज नोन एज बेसिकली एम आर पी एल। एंड गाइस सिमिलरली आप इसी चीज को डी टी आर डी के में कह सकते हो। सो दिस इज सेम कंसेप्ट गाइस, वही डेल के डेल एक्स से मल्टीप्लाई डेल एक्स से डिवाइड एंड डी टी आर डेल एक्स डॉट डेल एक्स बाय डेल के। सो ये बन गया जी आपके सामने एम पी एक्स, ये बन गई जी आपके सामने एम पी के। सो एंटायर वैल्यू इज नोन एज एम आर पी के, क्लियर। बेसिक गाइस बेसिक चीज़ है, बहुत ज़्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सब आसान है, ठीक है। मेरे ख्याल से गाइस आपको सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। गाइस एक एक क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, एंड गाइस वो क्वेश्चन करने के बाद में यू बिलीव फ्रॉम
मैं प्रॉमिस करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि guys मुझे पता है आपको ये चीज़ थोड़ी सी दिक्कत करी होगी। इवन मैंने भी जब अपनी लाइफ में पहली बार MRPL पढ़ा था, बहुत टाइम तक समझ में नहीं आया था, ठीक है। तो डोंट वरी अगर आपको एक ही बारी में चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, ये टफ कंसेप्ट है। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, जो मेरे साथ नहीं हुआ था मैं आपके साथ कर देता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। कहीं मुझे किसी ने नहीं कराया था, बट मैं आपको जरूर कराऊंगा बिकॉज आप मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। तो लिखिएगा क्वेश्चन एक छोटा सा, दैट इज द डिमांड फंक्शन, द डिमांड फंक्शन, या फिर डिमांड फंक्शन लिखने की जरूरत भी नहीं है, डिमांड फेसिंग अ मोनोपोलिस्ट, a monopolist is given by P is equals to 225 माइनस का x, ठीक है। नाउ प्रोडक्शन फंक्शन हमारे सामने क्या गिवन है यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 25L प्लस 30K माइनस L स्क्वायर माइनस 3K स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास में x गिवन है। अब देखिए गाइस, p इज अ फंक्शन ऑफ x एंड x इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। कहते हैं फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू, फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट्स ऑफ लेबर, प्रोडक्ट कह सकते हैं ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। व्हेन लेबर इज इक्वल्स टू 4 एंड कैपिटल इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल व्हेन लेबर इज इक्वल्स टू 4 एंड कैपिटल इज इक्वल्स टू 1। गॉट इट। चलिए सॉल्व करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इवन मैं जितने क्वेश्चन कर रहा हूँ गाइस, सारे बहुत मेहनत से सिलेक्ट किए गए हैं। मतलब क्वेश्चन तो गाइस अवेलेबल होते हैं, लेकिन गाइस ये हमारा टैलेंट है कि हम उन क्वेश्चन को सिलेक्ट करें कि जो हमारे काम के हों। एक क्वेश्चन जो बहुत सारी बातें करते हैं। अदरवाइज गाइस ये उन बुक्स में अवेलेबल होते हैं जो बुक्स के नाम मैं नॉर्मली बता देता हूँ, ठीक है, ठीक है बेटा। लेकिन हमें ये क्वेश्चन सिलेक्ट करने पड़ते हैं। नो गाइस, हमें MRPL चाहिए एंड MRPK चाहिए, जिसके लिए आपको शायद पता होगा कि हमें क्या क्या चीज़ें सॉल्व करनी है। सो शुरुआत करते हैं TR से। TR का फॉर्मूला होता है P इंटू एक्स, दैट इज P है हमारे पास में 225 माइनस का x, और x इज सेम, ये हो गया 225x, 225x माइनस का x स्क्वायर। गॉट इट। 225x माइनस का x स्क्वायर। अब मैं अगर इसको जस्ट मान लो डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, नॉर्मल बेसिकली डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएट TR विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों? शायद इसलिए ये MPX चाहिए मुझे। एंड ध्यान रखना गाइस, जब एक वेरिएबल होता है तो हम टोटल करें पार्शियल करें बात एक ही रहती है, ठीक है। तो गाइस हमारे पास बेसिकली आप चाहो तो जैसे बात यहाँ पे एक ही रहेगी, हम यहाँ पे DTR लगाएंगे। मैं पार्शियल भी लगाता तो आंसर सेम रहता है, ठीक है। सो दिस इज MRX, सो दिस इज 225 माइनस का 2x, ठीक है। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। अब गाइस एक बात बताओ, जस्ट हमारे सामने जस्ट वी ऑल्सो हैव x इज इक्वल्स टू बहुत बड़ी वैल्यू 25L प्लस का 30K, ठीक है, माइनस का L स्क्वायर माइनस का 3K स्क्वायर। क्लियर, ये वैल्यूज है। अनगैस अब मुझे क्या करना चाहिए, देयरफॉर वी हैव टू डिफरेंशिएट इट, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्टली लेबर एंड देन कैपिटल। पहले मैं लेबर में कर लूंगा देन कैपिटल में। तो गाइस ध्यान ध्यान रखना, जब मैं लेबर में करूंगा तो ये MPL बनेगा,
ये तो कहते आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने ये एमपीएल वाला कंसेप्ट इसलिए आपको यहाँ बताया था, इधर एमपीएल और एमपी के ये अलग है इस, समझो मेरी बात को, ये ठीक है। सो दिस इज, या एमपीएल आएगा जी यहाँ से हमारे सामने 25 प्लस, या 25 माइनस, सॉरी 2L, ठीक है, 25 माइनस का 2L। एंड एमपी के आया जी 30 माइनस का 6K। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दूं एंड देन पुट लेबर इज इक्वल्स टू 4 एंड कैपिटल इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 25 माइनस का 2 इंटू 4, 25 माइनस का 8 एंड ये बन जाएगा हमारे सामने, दैट इज 17, गॉट इट। एंड सिमिलरली 30 माइनस का 6K, K इज 1, तो इट्स 24, क्लियर। नाउ गाइस मेरे पास में एमपीएल और एमपी के भी निकल के आ गया। अब मुझे जैसे एक बार बताओ, मेरे पास में ये वैल्यू थी x इज इक्वल्स टू 25L प्लस का 30K माइनस का L स्क्वायर माइनस का 3K स्क्वायर। एक बार बताओ, लेबर वैल्यू 4 है, K वैल्यू 1 है, हमें इस x को भी तो निकालना चाहिए कि इस पर्टिकुलर लेबर कैपिटल वैल्यूज पर, पर्टिकुलर इस पॉइंट पर हमारी आउटपुट कितना प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया 25 इंटू 4, 30 इंटू 1 माइनस का L यानी 4 का स्क्वायर, 3 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया जी 100 प्लस का 30 माइनस का 16 माइनस का 3, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हमने इसको गाइस सॉल्व करके देखा, तो कितना आएगा जी 130 माइनस का 19 एंड ये मिला 11, 111, 111, क्लियर। ये मिला मुझे गाइस 111, क्लियर गाइस, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई बढ़िया से। तो गाइस ये मेरे पास जैसे कि x आ गया, अब मुझे क्या क्या चाहिए, अब देखो समझो, नाउ मुझे चाहिए MRPL, फॉर्मूला था MRX इंटू MPL। अब MRX कितना था, वो था, अगर मैं यहीं पे निकाल दूँ गाइस, देखो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, MRX को वो था 225 माइनस का 2x, इसलिए गाइस मैंने सॉल्व किया था। तो 225 माइनस का 2 इंटू 111, तो ये आ गया 225 माइनस का 222, आई थिंक इट्स 3, ठीक है। ये कुछ ना कुछ मुझे इस तरीके से मिल गया, गाइस ये 3 मिल गया। सो गाइस दिस इज 3 एंड व्हाट इज MPL हियर, MPL इज 17, सो आंसर शुड बी ₹51 गाइस, दिस इज द MRPL, यानी 51 रुपए, 51 रुपीज मैं कमाऊंगा अगर मैं अपने यहाँ पे लेबर, बेसिकली मेरा जो रेवेन्यू इतना अफेक्ट होगा अगर मैं लेबर को चेंज करूंगा, ठीक है। और किस पॉइंट से चेंज करूंगा मैंने वो भी लिख दिया था, लेबर 4 थी, कैपिटल 1 थी, मतलब ये मेरा इनिशियल लेबर था। सिमिलर गाइस मैं यहाँ पे MRPK भी निकाल लूँ, so this is MRX into MPK, so this is 3 and MRK is 24, so answer should be ₹72, sorry it's 72, yeah, 3 4 the 12 guys, क्लियर फ्रेंड्स, मेरी यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, बढ़िया से, बिंदास से, ठीक है जी। तो गाइज ये हमने काफ़ी सारे अच्छे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर लिए गाइज यहाँ पर। तो आप एक बार चीज़ों को गाइज ज़रूर देखिएगा, हमने यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव का बहुत अच्छे से यूज़ किया है, और हमारी आज की क्लास का जो मेन फोकस था गाइज वो इकोनॉमिक एप्लीकेशन पर फोकस था। एंड गाइज हमने छोटा सा टॉपिक और इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, वो था गाइज हमारा लीनियर अप्रॉक्सीमेशन या फिर इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट प्लेन, ठीक है बेटा। तो गाइज ये चीज़ आप थोड़ी सी माइंड में रखिएगा, आज की क्लास के जो 2 टॉपिक्स सिखाए थे वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बेटा। यहाँ से मैंने क्लास को आज स्टार्ट किया था, ठीक है। तो गाइस आप प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर विद द सम न्यू टॉपिक्स। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।